हो गई चलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु तिवारी। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है गवर्नेंस के बारे में, सुशासन के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे ये है सुशासन, गवर्नेंस, तो गवर्नेंस या कि गुड गवर्नेंस को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शासन मतलब होता क्या है। तो देखिए, अगर इसकी मैं बात करूं तो शासन की अगर बात किया जाए देखिए, अगर शासन की बात की जाए तो जैसे कोई एरिया है, देखिए जैसे शासन की अगर बात की जाए तो जैसे कोई एरिया है, जैसे मान लो ये कोई स्टेट है। अब स्टेट है, अब स्टेट में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, सबके अपने अलग अलग हित हैं। अब देखा जाए जैसे भारत ही एक देश है, तो भारत देश में आपको पता है कि कितने ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, कितने अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, किसकी अपनी अलग अलग सोच है, अपनी अलग अलग हॉबीज़ है, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो सबके हित भी तो अलग अलग है। तो सब लोगों के बीच में आपस में संघर्ष है, सब लोगों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए आपको आवश्यकता है सरकार की। और जो सरकार है, अब देखो सरकार करेगी क्या? सरकार केवल और केवल डिसीजन लेगी, वो लोगों के बिहाफ में। तो आखिरकार जो शासन का मेन काम होता है कि निर्णय लेना, यानी डिसीजन लेना, और उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। मतलब शासन मतलब जो निर्णय लेना और उसे लागू करने की प्रक्रिया को शासन कहते हैं। अब वहीं शासन से आगे बढ़ जाते हैं जब अपन गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वो जो निर्णय लिया जा रहा है वो कितनी बेहतर तरीके से निर्णय लिया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? गुड गवर्नेंस। मतलब जब निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें सबकी सहभागिता है कि नहीं है, वहाँ पे उत्तरदायित्व यानी वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई कि नहीं की गई है, सरकार के जो निर्णय है उसके प्रति ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, जवाबदेही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती हैं निर्णय में, तब उसी को क्या कर देते हैं? उसी को हम गुड गवर्नेंस कह देते हैं। जैसे अगर गुड गवर्नेंस की बात किया जाए तो जैसे गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो इसकी शुरुआत ही होती है, इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यानी वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले गुड गवर्नेंस को लेकर के सरकार के सामने एक ढांचा रखा कि ये चीजें गुड गवर्नेंस के अंतर्गत हो सकती। इसकी एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जिसका नाम है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, यानी विकास और शासन, शासन और विकास जो है इसकी एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने किसकी बात की? सुशासन की बात की, जिसके अंतर्गत अलग अलग सिद्धांत भी दिए। जैसे वर्ल्ड बैंक का कहना था कि जो सामाजिक और आर्थिक जितने भी संसाधन है उसका सरकारें कितनी बेहतर तरीके से निर्णय लेती हैं उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए, उसे ही हम क्या कहेंगे? सुशासन कहेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार उन्होंने ये डेफिनेशन दी। लेकिन फिर बाद में आने वाले टाइम पे यूएन, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संस्था, उसके द्वारा भी सुशासन की कुछ परिभाषाएं दी गई, जिसके अंतर्गत रखा गया कि सुशासन के 8 सिद्धांत। जैसे पहले की बात की जा रहा है भागीदारी, पार्टिसिपेशन, मतलब सुशासन वो होगा जिसमें सभी नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, सभी लोगों की भागीदारी होगी, तभी आप उसे क्या कहोगे? आप उसे सुशासन कहोगे। तो पहला पॉइंट उन्होंने दिया भागीदारी। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। मतलब कानून का शासन मतलब कि किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? संस्थाओं का शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से डिसीजन ले रहा है और वो किसी के प्रति जवाबदेह भी नहीं है। तो कानून का शासन, जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत भी रखा गया है। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? कानून के शासन की बात करता है, कि विधि के शासन और विधि के समझ समानता की बात करता है, कि विधि के समझ समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 जो है वो ये कानून के शासन के अंतर्गत ही हमने लिया है। वहीं अगर तीसरी बात किया जाए आम सहमति, मतलब जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसमें आम सहमति भी बन रही है कि नहीं बन रही है। आम सहमति मतलब लोगों को वो चीज़ मानना भी है कि नहीं मानना है, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा।
इसके अलावा न्याय संगत एवं समावेशी। न्याय संगत मतलब जितने भी सरकार के जो डिसीजन है या कि सरकार के द्वारा जो संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है वो न्याय संगत है कि नहीं, जुडिशबल है कि नहीं है। और समावेशी मतलब सभी लोगों को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एक इस पॉइंट को भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखा गया। इसके अलावा प्रभावशीलता और दक्षता। प्रभावशीलता मतलब सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो कितने प्रभावी है और कितने दक्ष है, मतलब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो किन व्यक्तियों के द्वारा लिए जा रहे हैं, किन अधिकारियों के द्वारा लिए जा रहे हैं, वो कितने दक्ष, वो कितने एफिशिएंट है, इनके बारे में भी बात की गई। इसके अलावा जवाबदेही, जैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की गई कि जो निर्णय लिया जा रहा है उसमें सरकार जवाबदेह है कि नहीं है। इसके अलावा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी एंड अनुक्रियाशीलता मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है। तो ये जो 8 सिद्धांत है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए हैं सुशासन को लेकर के। तो ये थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि सुशासन को लेकर के यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए सिद्धांत इस प्रकार है। उनमें 4-5 पॉइंट आपको दे देगा एंड देन आपको उसमें जानना पड़ेगा। फिर जैसे अब अपन बात करते हैं, अब देखिए पहले हमने बात कर ली वर्ल्ड बैंक की, फिर हमने बात कर ली यूनाइटेड नेशन की, जो 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा सुशासन को लेकर के क्या क्या बात की गई है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सुशासन को लेकर के अलग अलग बातें की गई, तो उसका भी पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले राम राज्य की, इट मीन्स जो राम जी के समय में जो राज्य था उसकी बात की जाती। तो राम राज्य का आखिरकार मतलब क्या है? देखिए अगर इसको मैं बात करूं तो राम राज्य इट मीन्स की अगर बोला जाए तो एक घाट है, कि एक घाट है और उस एक घाट में हिरण भी पानी पी रहा है, उस एक घाट में शेर भी पानी पी रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखा जाए तो जैसे कि एक ये घाट है, राम राज्य में इसकी एक घाट है और इस घाट में हिरण भी है एंड देन शेर भी है, मतलब एक हिरण भी है एंड देन एक शेर भी। ये दोनों एक घाट में रह रहे हैं और दोनों एक घाट में रह रहे हैं और उसके बावजूद दोनों एक दूसरे का शोषण, यानी जो शेर है वो हिरण का शोषण नहीं कर रहा है। तो इसका ये प्रतीक होता है कि हिरण जो है वो किसका प्रतीक है? कमजोर का प्रतीक है, और शेर किसका प्रतीक है? एक मजबूत व्यक्ति का प्रतीक है। ये दोनों के होते हुए भी क्या हो रहा है? एक दूसरे का शोषण नहीं हो रहा है। तो यही राम राज्य है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि जब देश में क्या है कि जो कमजोरों का शोषण होना बंद हो जाएगा या कि जो मजबूत है और कमजोर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और सुशासन की यही सबसे बड़ी नींव होती है कि सरकार इस तरीके से डिसीजन ले, इस तरीके से काम करे जहां पे सभी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो जो हमारा जो पहली अवधारणा है वो किसकी बात करता है? राम राज्य की बात करता है। इसके बाद जो आती है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में भी आपको पता है किस तरीके से सुशासन की वहां पे बात की गई। फिर इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस तरीके से जो कौटिल्य है, जो चाणक्य के द्वारा राजा को कुछ कर्तव्य दिए गए थे। जैसे इसमें लिखा है कि राजा के कार्यों में लोगों का कल्याण को सर्वोपरि माना गया है, कि जो राजा का कार्य है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लोगों का कल्याण, लोगों का वेलफेयर इंश्योर होना चाहिए। और वेलफेयर इंश्योर होना मतलब क्या है? आपका सुशासन है। वहीं अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा भी किस चीज की बात की गई थी? सुराज की बात की गई थी। और जो सुराज है वही तो सुशासन है। और महात्मा गांधी तो राम राज्य की भी बात करते थे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भारत में सुशासन की व्यवस्था बहुत पहले से थी। फिर इसके बाद जैसे आता है भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी सुशासन की बात की गई, किस तरीके से लोकतांत्रिक देश को बनाना है, संप्रभु रखना है, सांप्रदायिक आपको समाजवादी रखना है। इसके अलावा किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष बना करके रखना, ये सारी बातें किसमें है? आपके प्रस्तावना में। इसके अलावा डीपीएसपी आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य के नीति निर्देशक था, तो उसका उद्देश्य ये क्या कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और कल्याणकारी राज्य में सुशासन। और इसके अलावा फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 16 गोल है, वो 16 गोल का भी उद्देश्य क्या है? सुशासन की स्थापना करना है। उनमें 16 पॉइंट्स है और हर एक पॉइंट्स में अलग अलग बातों को वर्णन किया गया, और वो सारी बातों के बारे में बोला गया है कि 2030 तक उनको इंप्लीमेंट करना है। और वो 2030 तक इंप्लीमेंट करना, इट मीन्स क्या है? वो सारी सुशासन से संबंधित है। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए। जो मेन चेंज आया था सुशासन को लेकर के, वो आया था आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। मतलब कि एक व्यक्ति के पास सूचना
प्राप्त करने का अधिकार है, कि उसे ऐसा लगता है कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो जानकारी उसके लिए आवश्यक है या कि लोकहित के लिए आवश्यक है, तो वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब सरकार को और जवाबदेह बनाने, सरकार को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आरटीआई को लाया गया था। तो एक आरटीआई एक्ट भी जो है किससे संबंधित है? आपके आरटीआई एक्ट भी आपके सुशासन से संबंधित है। तो जैसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सुशासन को लेकर के सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, या कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम ABCD करके उसमें ऑप्शन दे देगा, जैसे कि आरटीआई एक्ट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे देश में एक सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। वो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर, चूंकि हम सबको मालूम है कि जो हमारे पहले जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है, और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हमने क्या चीज़ मनाया? सुशासन दिवस मनाया, और सुशासन दिवस की ही शुरुआत की गई है इसमें। तो इस तरीके से जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा सुशासन को लेकर के अलग अलग प्रयास किए गए थे, उसके बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद ई गवर्नेंस की बात की जाती है। ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है? कि इंटरनेट के माध्यम से क्या है? सूचनाओं को ज़्यादा तेजी से फैलाना। अब देखिए, जैसे इंटरनेट के माध्यम से अगर सूचनाओं का अगर प्रसार तेजी से हो जाएगा तो जो समय लगता है, समय की भी बचत होगी। साथ में चूंकि इससे पहले जैसे राजीव गांधी जी के द्वारा बोला गया था, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके, कि सरकार के द्वारा 1 रुपये भेजा जाता, तो 1 रुपये वो जनता के पास केवल 10 पैसा पहुंचता है। यानी बीच में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा एक तरीके से करप्शन है। तो वो करप्शन को दूर करने के लिए भी किस चीज़ की आवश्यकता है? आपको ई गवर्नेंस की जरूरत है, ताकि वो जो मीडिएटरशिप है, जो आपकी मध्यस्थता है, वो मध्यस्थता भी क्या हो सके? थोड़ा सा समाप्त हो सके। सरकार डायरेक्ट किसके पास पहुंच रही है? नागरिकों के पास पहुंच रही है। यानी जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही वो और ज़्यादा बेहतर प्रदान की जा रही। तो ई गवर्नेंस, और इसी में जो सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत ही सरकार का एक जो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट में है, उसमें है प्रगति। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रगति किससे संबंधित है? अब चूंकि प्रगति, चूंकि ये हर एक एस्पेक्ट में आ सकता है, तो आप इसे जल्दी समझ भी नहीं पाओगे। तो प्रगति, या कि प्रगति का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रगति मतलब होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस, टाइमली एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब प्रोएक्टिव यानी गवर्नमेंट क्या है? प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही क्या है? कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले से ही तैयार है, और उस चीजों को वो पहले क्या कर रही है? इंप्लीमेंट कर दे रही है। इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया, जिस तरीके से हम सब अब देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एक डिजिटल इंडिया की एक ये शुरुआत है। यानी मॉनिटर करना, जितने भी गवर्नमेंट के जो पूरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबको क्या करना है? मॉनिटर करना, उन सबकी निगरानी करना है, और मॉनिटर करके उन प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, या कि लोगों के लिए और ज़्यादा लाभकारी बनाना है। प्रगति के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो प्रगति आपको थोड़ा सा याद रखना कि प्रगति किससे संबंधित है, ये किसकी स्कीम है? भारत सरकार की स्कीम है कि मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है? तो ये भारत सरकार की स्कीम है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन इससे बनेगा कि प्रगति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए, और इसका जो फुल फॉर्म है वो एक क्वेश्चन तो बनना संभावित ही है। तो इस तरीके से प्रगति के बारे में एक डिस्कस। फिर उसके बाद जैसे सरकार द्वारा सुशासन के लिए और भी कुछ प्रयास किए गए, जैसे न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार मतलब कि सरकार में जो काम करने वाले व्यक्ति वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो उन व्यक्तियों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। मतलब न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। जो सरकार के व्यक्ति हैं, सरकार के व्यक्तियों के द्वारा जो डिसीजन लेना चाहिए वो कैसे लेना चाहिए? इफेक्टिव लेना चाहिए। और ये किसके लिए था? एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकृत करने के लिए ये एक तरीके से डिसीजन लिया गया था। वहीं सरकार के द्वारा कानूनी सुधार भी कुछ किए गए थे। जैसे सरकार के द्वारा जो 1500 कानून जो थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब के नहीं थे, या कि उनमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे, जिनके कारण बहुत ज़्यादा समस्याएं, जैसे लेबर लॉस हो गए, तो इन सब में भी सरकार के द्वारा कुछ सुधार किए गए थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि व्यापार और ज़्यादा अच्छे से सुगम तरीके से हो सके, इसके लिए भी सरकार ने प्रयास किए। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये सब सुशासन के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं एक सरकार के द्वारा एक और जो प्रयास है वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ये किससे संबंधित है। तो ये जो आदिवासी क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की बेहतरी के लिए, उन क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधार करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और किसके द्वारा? भारत सरकार का ये कार्यक्रम है। और समथिंग 115 जिलों को क्या करना है? डेवलप करना है। जो आदिवासी 115 जिले हैं उन्हें डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया। और कब इसको लॉन्च किया गया था? जनवरी 2018 को। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है, आदिवासी क्षेत्र के विकास से संबंधित है, कि सुशासन संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन। और दूसरा, कब इसे लॉन्च किया गया था। तो ये हो गया आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब इसके बाद जब मैं एमपी की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश का यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो सुशासन सूचकांक की गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहली बात। दूसरी बात, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो किन किन चीजों के बारे में बात करता है? तो ये बात करता है कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म के बारे में, जो संघवाद है, प्रतिस्पर्धी संघवाद, उसके बारे में आपकी बात करता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसे जारी किया गया था 25 दिसंबर 2019। यानी 25 दिसंबर 2019 से क्या किया जा रहा है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया जा रहा है। और चूंकि आपको मालूम ही है, इससे पहले डिस्कस किए कि 25 दिसंबर को ही क्या हो रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया। किस लिए किया गया था? प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। फिर जो अभी जो रिसेंट वाली थी, अभी वाली तो नहीं आई है रिपोर्ट, लेकिन जो है 2021 वाली रिपोर्ट है, उसमें यह बोला गया कि मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक दिया गया है। यह थोड़ा सा आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक किस में दिया गया है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स के उसमें दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा, किस सूची के अंतर्गत दिया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के? तो ग्रुप बी, यानी ऐसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। 4 कैटेगरी, अगर मैं 4 कैटेगरी की बात करूंगा तो ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और हिली स्टेट हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, और इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे 4 स्टेट में क्या कर दिया गया था? 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। किसको? 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है आपके राज्यों को। जो ग्रुप ए में है, ग्रुप ए में किसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? ग्रुप ए में किया है आंध्र प्रदेश ने किया है सबसे अच्छा परफॉर्म। ग्रुप बी में किसने किया परफॉर्म सबसे अच्छा? एमपी ने किया है। और अगर बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट और हिली स्टेट में किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो ये आपको थोड़ा सा, और ये वाले यूनियन टेरिटरी वाले में तो दिल्ली ने परफॉर्म किया ही है। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट याद रखना है कि जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है 4 कैटेगरी में दिया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और ये नेशनल, ये नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पहले वाले में आंध्र प्रदेश, दूसरे वाले में एमपी, और एमपी किस में? ग्रुप बी में है। और नॉर्थ ईस्ट वाले में किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। और आपकी यूनियन टेरिटरी में किसने है? दिल्ली ने किया है। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स भी हैं, इंडिकेटर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के लिए कौन कौन से इंडिकेटर को लिया गया है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के लिए पहला तो कृषि, बिकॉज ऑफ कृषि से रिलेटेड, और चूंकि मध्य प्रदेश जो है कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज ऑफ हमने क्या किया है, प्रोडक्शन में 2nd रैंक आई है हमारी, और कृषि कर्मण अवार्ड हम बहुत लगातार, बहुत लंबे समय से हम जीत रहे हैं। तो एक तरीके से कृषि के क्षेत्र में हमने सबसे अच्छा काम किया। वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में ये इंडिकेटर्स है कि जैसे कृषि और संबंधित क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग वाला क्षेत्र, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला एरिया, लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र, आर्थिक शासन के इकोनॉमिक गवर्नेंस किस तरीके से हुआ है, सामाजिक कल्याण किस तरीके से, सामाजिक कल्याण की अलग अलग स्कीम्स को लाए गए सरकार के द्वारा। जैसे कोरोना टाइम था तो उस समय पे बहुत सारी स्कीम्स को लाए गए, तो सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया। एंड न्याय और लोक सुरक्षा, कि न्याय किस तरीके से प्रदान किया गया, और लोक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी का कितना ध्यान रखा गया। इसके अलावा इन्वायरमेंट को लेकर के, जैसे मध्य प्रदेश सरकार, चूंकि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने फॉरेस्ट को लेकर के अच्छा ध्यान दिया है, तो इसलिए भी पर्यावरण के क्षेत्र में हमें
अच्छी रैंकिंग मिली है। और नागरिकोन्मुखी शासन, मतलब शासन किसके आधार पे, नागरिकों के आधार पे, सिटीजन बेस्ड गवर्नेंस किया गया है। तो ये इसके कुछ इंडिकेटर है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के कुछ इंडिकेटर जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं अधिकांशक इंडिकेटर्स से पूछ लेता है। उसमें दे देगा आपको शिक्षा एक इंडिकेटर है, स्वास्थ्य एक इंडिकेटर है, कि लोक स्वास्थ्य एक इंडिकेटर है, कि नागरिकोन्मुखी शासन इंडिकेटर है। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे देगा एंड देन उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको गुड गवर्नेंस के बारे में देखना है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश शासन एवं विकास रिपोर्ट, गुड गवर्नेंस से संबंधित, चाहे मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो। देखो प्रीलिम्स में आएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, और मेंस में आएगा तो आपको ये रिपोर्ट के बारे में लिखना रहेगा। जब आप गुड गवर्नेंस इंडेक्स के, जब गुड गवर्नेंस के बारे में आप मध्य प्रदेश में लिखेंगे, तो ये जो रिपोर्ट है मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे कब रिलीज किया गया, 4 अप्रैल 2022 को, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछे किस संस्था के द्वारा रिलीज किया गया, तो रिपोर्ट को रिलीज किया अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषक, जो भोपाल में स्थित है। ये भोपाल में स्थित है, इस संस्था के द्वारा किया गया। और ये जो संस्था क्या है, एक स्वायत्त निकाय, एक एटोनमस एक तरीके से बॉडी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्वायत्त निकाय है, मतलब सरकार के अंतर्गत नहीं आती, इसके पास डिसीजन लेने की खुद की क्षमता है। और जबकि इसके द्वारा लिया गया इट मीन्स आंकड़े सही होंगे। रिपोर्ट को 12 अध्याय में पूरा को पूरा पब्लिश किया गया है। तो रिपोर्ट के बारे में कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये कितने अध्याय में इसे पब्लिश किया है, तो 12 अध्याय है और इसे 5 भागों में वर्गीकृत किया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि किस खंड में कौन कौन सी बातों को रखा गया है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, पहले ये मानव विकास रिपोर्ट है, इसके पहले खंड में वर्णित है सुशासन है कि शिक्षा है कि स्वास्थ्य है कि लोक कल्याण है, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो पहले खंड में किसके बारे में बात की है, केवल सुशासन के बारे में, यानी पहले खंड के 2 चैप्टर में सुशासन के बारे में वर्णन किसमें किया गया, इस रिपोर्ट में किया। जब दूसरे खंड की बात आती है तो बात किया जाता है कोरोना के समय की, कि कोरोना के टाइम पे किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के सामने चैलेंजेस आए थे और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए और सरकार के सामने कौन कौन से अवसर आए। तो इन सब चीजों के बारे में आपको कहां पे जानकारी मिलती है, दूसरे खंड में। तो दूसरे खंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगा। तीसरे खंड की बात किया जाए तो तीसरे खंड में क्या क्वेश्चन है कि राज्य कृषि, यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपको कहां मिलती है, तीसरे खंड में जानकारी मिलती। उसमें आपको बताया जाता है कि भाई उत्पादन से संबंधित अब जो मध्य प्रदेश है वो 2nd रैंक में आ गए, बागवानी से संबंधित जो है मध्य प्रदेश अब 3rd रैंक में आ गया है। इसके अलावा जो पोषक पदार्थ, जो न्यूट्रिशनल जो फूड होता है, उसके प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश कौन से 4th रैंक में आ गए। तो ये सब के बारे में जानकारी कहां से आपको मिलती है, राज्य कृषि का है तीसरा खंड। जैसे राज्य कृषि के तीसरे खंड में जानकारी आपको मिलती है कि मध्य प्रदेश जो प्रोडक्शन, जो फूड के प्रोडक्शन में 2nd रैंक में आ गए हैं। इसके अलावा बागवानी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश 3rd रैंक में है इंडिया में। और इसके अलावा एक जो न्यूट्रिशनल फूड होता है, जो पोषक पदार्थ है, उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से रैंक में है, 4th रैंक में। तो ये आपको रैंक भी थोड़ी याद रखना है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है, ये आपका राज्य कृषि से संबंधित। वहीं तीसरे खंड में ही बात की गई उद्योग के बारे में, जो इंडस्ट्रीज के बारे में और व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया गया, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के ऊपर ध्यान दिया गया है। मतलब उद्योग और व्यापार की तो बात की गई है, लेकिन किसके विकास की बात की गई, आदिवासी क्षेत्र की। आदिवासी क्षेत्र में किस तरीके से उद्योग को और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है ट्राइबल एरिया में, ताकि वहां के लोगों को दूसरे क्षेत्र में ना जाना पड़े, माइग्रेशन बहुत ज्यादा ना हो। बिकॉज ऑफ माइग्रेशन होता है, वो दूसरे एरिया में जाते हैं तो किस चीज का ज्यादा निर्माण होता है, स्लम का निर्माण होता है, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है, और साथ में उनकी जो कुशलता है वो भी प्रभावित होती है। तो इसलिए सरकार के द्वारा क्या किया गया, आदिवासी क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि उद्योग और व्यापार में सरकार ने किसके ऊपर, किस क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। तो किस क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, आदिवासी क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। वहीं अगर 5वें अध्याय की बात किया है तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया। बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स कि भाई वनों के बारे में, जो वन्य जीवों के बारे में, और जो वनों में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान दें। बिकॉज ऑफ अब हमें मालूम है किस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है।
इसलिए सरकार का जो मुख्य ध्यान है वो किस साइड ध्यान है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। और पारंपरिक ज्ञान, किस तरीके से जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी उस ट्रेडिशनल नॉलेज को कितना और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी आपको, 5वें अध्याय में। ऐसे ही 6 चैप्टर जो है, 6ठा अध्याय, उसमें आयुष क्षेत्र मतलब मेडिकल के बारे में आपको जानकारी मिलती। वही 7वें अध्याय के बारे में शहरी विकास, किस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट करना है, बिकॉज ऑफ आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो रोजगार की संभावनाएं वो शहरी क्षेत्रों में, और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसको लेकर के शहरी क्षेत्रों में विकास बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इस तरीके से अलग अलग अध्याय में ये मानव विकास रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की ये सब बातें की गई। तो ये थोड़ा सा आपके मेंस में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में भी आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा कि किस अध्याय में किन बातों को किया गया है, उसके पीछे कारण क्या है। तो इस तरीके से आपके 7 अध्याय। अब इसके बाद इस रिपोर्ट में कुछ और मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी दी गई। ये बोला गया है कि मध्य प्रदेश जो है अब देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है 6%। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का देश की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 6% जीडीपी में मध्य प्रदेश का क्या कर रहा है, भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा विकास दर कितनी है मध्य प्रदेश की, तो विकास दर जो है मध्य प्रदेश की वो 19.7%, यानी 19.7% क्या है अब विकास दर है मध्य प्रदेश की। इसके अलावा बोल चल, तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के आधार पे ये डेटा है ना, डेटा चेंज हो गया है चूंकि बिकॉज ऑफ ये 2021 का डेटा है, और 2021 में भी जो डेटा लिया होगा वो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है, तो डेटा चेंज हो गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस रिपोर्ट के अनुसार कितना है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का कितना 6% जीडीपी, विकास दर कितना है 19.7%, बिजली का उत्पादन जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है 5000 मेगावाट से अब वो बढ़ गया है 21000 मेगावाट तक बिजली का प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा कृषि कर्मण अवार्ड जो हम लगातार जीत ही रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल किस लिए, ताकि हमारे जो राज्य के जो उत्पाद है, जो राज्य का जो प्रोडक्शन है, उस चीज को हम क्या कर सके, दूसरे देश में भी एक तरीके से एक्सपोर्ट कर सके, तो उससे भी हमें प्रॉफिट मिल सके। बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट के बाद ही तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, डॉलर्स मिलेंगे। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि लोक सेवा गारंटी प्रदान करने वाला कौन सा राज्य प्रथम है, मध्य प्रदेश या, अब इसमें क्वेश्चन सीधे बन जाएगा तो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज अब साउथ के जो स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है, लोक सेवा गारंटी प्रदान की गई। मतलब किसी व्यक्ति को अगर सेवा नहीं मिल पा रही है तो वो क्या कर सकता है, वो फिर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बिकॉज ऑफ गारंटी दी गई है। अगर वहां पे काम नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो लोक सेवा गारंटी प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश क्या है, पहला स्टेट बन गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस का प्रयोग करके मध्य प्रदेश में क्या किया जा रहा है, सुशासन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, चलिए आईसीटी का उपयोग, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश अब जो सेवाएं जो उसकी जो एक तरीके से सेवाएं थोड़ा सा पेंडिंग हो जाती थी, अब सेवाओं को और तेजी से वो क्या कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जो पीडीएस स्कीम होती है, जिसके तहत अलग अलग यानी रेट पे, कम रेट पर क्या करना, अनाज मुहैया कराना। जो बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी रेट, यानी जो एक तरीके से गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको जो प्रदान की जाती है। तो एक तरीके से जो आईसीटी का उपयोग करके क्या किया है, सेवा वितरण प्रणाली, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो सिस्टम है उसको और तेज किया है। सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है, हर एक व्यक्ति का अब सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई। भाई बैंक में आपका खाता है, डायरेक्ट आपके पास पैसे आ जाते हैं। अगर ये चीज नहीं होती तो आपके कैसे आते। इसके अलावा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आ गई। देखिए रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग टाइम पे मीडिया के ट्रायल होते हैं, अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जितनी भी चीजें रहती है वो सबको एक तरीके से पब्लिक डोमेन में रखती है, जनता के सामने रखती है, ताकि आप उससे पढ़ सको। हालांकि उसके लिए आपका भी अवेयर होना जरूरी है, आपका जागरूक होना जरूरी है, ताकि आप उन स्कीम्स को पढ़ सको। तो ये चीज,
अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन आपसे बनेगा मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई और इसका श्रेय किससे जाता है। तो मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई है? 1999 में, 1999 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। वो टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। तो आपको ये याद रखना है कि टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। और टास्क फोर्स के द्वारा एक जो बाद में रिकमेंडेशन दी उसको लेकर के एक एक्ट बनाया गया, एमपी आईटी पॉलिसी 1999, यानी एमपी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, जो नीति है 1999, इसकी घोषणा की गई। और इसकी घोषणा के अनुसार बहुत सारी जो आईटी से रिलेटेड जो बातें हैं उन सब बातों का वर्णन किया गया। अब देखिए इसके बाद आती है अब कुछ स्कीम्स। अब देखो, अब जब सुशासन संबंधित होगा तो क्वेश्चन आपका स्कीम बेस्ड भी क्वेश्चन बनेगा, कि स्कीम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको ये सारी चीजें देखना है कि किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करो। तो जैसे पहली स्कीम आ जाती है ई दक्ष। पहली स्कीम कौन सी? ई दक्ष। तो पहली स्कीम है ई दक्ष, इसका उद्देश्य क्या है ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखो, दक्षता मतलब एफिशिएंसी, यानी आपकी क्या करना है? एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अब देखो, आपने आईटी वाला काम तो कर दिया, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ले आए, आपने बहुत ज़्यादा डिजिटल इंडिया के ऊपर काम कर दिया, लेकिन अगर अधिकारियों को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी ना हो, अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके पास नॉलेज ही ना हो, वो कंप्यूटर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो इंटरनेट का यूज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? या कि वो पारंपरिक तरीके से वो फाइल आइल का यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से उद्देश्य क्या है? अधिकारियों को दक्ष बनाना। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ई दक्ष का उद्देश्य क्या है, या कि ई दक्ष स्कीम्स किसके द्वारा लेकर के आएगी? ई दक्ष स्कीम मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, तमिलनाडु, ये किसके द्वारा लाई गई? या कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई? यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है? ई दक्ष का ज्ञान को बढ़ाना, कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना। तो आपको पता रहना चाहिए कि अधिकारियों को दक्ष बनाने के लिए एक स्कीम लाई गई है, ई दूत, ये ई दक्ष। अब इसके बाद एमपी ज्ञान दूत, एक और स्कीम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमपी ज्ञान दूत, जिसकी शुरुआत की गई थी धार जिले, मध्य प्रदेश के धार जिले, जनवरी 2000 में इसकी शुरुआत की गई। अब इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ग्रामीण भारतीय, जो ग्रामीण है, ग्रामीणों को किससे जोड़ना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। यानी ग्रामीण और जो सरकार है उनके बीच में क्या एक गैप है, बिकॉज ऑफ आपको मालूम है कि एक तो उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है, और थोड़ा नॉलेज की कमी होती है, और डिजिटल इंडिया से वो जुड़े नहीं रहते। तो अब सरकार की एक ये महत्वाकांक्षा है, ये महत्वाकांक्षा वाली एक पॉलिसी, जिसके अंतर्गत सरकार ने क्या बोला है कि भाई ग्रामीण भारत को भी किससे जोड़ना है? मध्य प्रदेश सरकार से जोड़ना है। और जोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बीच में मीडिएटर का काम कौन करेगा? टेक्नोलॉजी करेगी। तो एक तरीके से ज्ञान देना, और दूत का काम क्या कर रहा है? दूत का काम कर रही है टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करना है? जितने भी ग्रामीण भारतीय उन सबको मध्य प्रदेश सरकार से जोड़ना है। तो ये इसका लक्ष्य है। अब देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए भी ये एमपी ज्ञान दूत आ जाते बिकॉज ऑफ एक कंपटीशन हुआ था, स्टॉकहोम चैलेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक अवार्ड इसने पाया है 2000 में, इसका गठन किया गया और इसने क्या पाया? स्टॉकहोम चैलेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड भी पाया है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया ये अवार्ड प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की कौन सी संस्था है? ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना, अवार्ड पाया इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई। और जिला कौन सा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और उद्देश्य क्या है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अब ज्ञान से संबंधित है तो आप डायरेक्ट इसे एजुकेशन से जोड़ लोगे, लेकिन एजुकेशन से ये नहीं है। फिर इसके बाद एमपी ऑनलाइन। अब एमपी ऑनलाइन तो हर एक व्यक्ति चलाता है। तो एमपी ऑनलाइन में क्या है कि सरकार के द्वारा जितनी भी सेवाएं दी जा रही है, उस सेवाओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से नागरिकों के पास पहुंचाना है, इसका उद्देश्य है। अब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, लेकिन एमपी ऑनलाइन जो है वो एक तरीके से जॉइंट वेंचर है, यानी दो अलग अलग लोगों का क्या है, साथ में मिलकर के काम करना है, जिसमें एक तो मध्य प्रदेश सरकार, एक एमपी गवर्नमेंट आती, साथ में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा भी क्या किया गया, जॉइंट वेंचर है। तो एमपी ऑनलाइन किसका जॉइंट वेंचर है? एमपी गवर्नमेंट और टाटा कंसल्टेंसी का जॉइंट वेंचर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि प्रशासन के विविध क्षेत्रों में क्या करना है, नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करना,
तो है ही, अब जैसे देख ही रहे हो आपको एमपी ऑनलाइन में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन के सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इकॉनमी किस तरीके से बूस्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एमपी ऑनलाइन में मिल ही जाता है, यानी सेवाओं को और ज़्यादा नागरिकोन्मुखी प्रदान करना। तो ये आपका एमपी ऑनलाइन में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये टाटा कंसल्टेंसी के साथ जो जॉइंट वेंचर किया है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा एमपी ई डिस्ट्रिक्ट, अब एमपी ई डिस्ट्रिक्ट मतलब, अब देखो डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या हो जाएगा कि एक तरीके से आप लोक सेवा केंद्र आप गठन करते हो, जो पब्लिक सर्विस केंद्र रहती है। और पब्लिक सर्विस केंद्र का क्या काम होता है, वहां पे काम होता है नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं प्रदान करना। अब देखिए नागरिकों को सुविधाएं आप कब प्रदान करोगे, जब आपके पास डेटा होगा ना, जब आपके पास आंकड़े होंगे। तो एमपी ई डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि भाई जो डेटा है उस डेटा को क्या कर देना, सेंट्रलाइज कर देना, उस डेटा को केंद्रीकृत कर देना। ये किसका उद्देश्य है, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट का है। मतलब उद्देश्य केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, किसके लिए, लोक सेवा के लिए, लोक सेवा केंद्र के लिए, और लोक सेवा केंद्र से ही लोक सेवा प्राप्त होगी। तो आपका एमपी ई डिस्ट्रिक्ट, तो इससे क्वेश्चन ये पहला बनेगा, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट किससे संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसे कब लागू किया गया, तो 2012 में इसे लागू किया गया, और किससे संबंधित है, केंद्रीकृत डेटाबेस से संबंधित है। और इससे क्या होगा, लोक सेवा और ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचेगी। इसके अलावा जैसे एमपी लोक सेवा केंद्र, अब एमपी लोक सेवा केंद्र के बारे में भी अपन देख ही लेते। इसका काम क्या है, फैसिलिटेट एंड मॉनिटर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब इसका सीधा काम यही है कि लोक सेवा केंद्र की एक तरीके से मॉनिटर करना, जितनी भी सेवाएं दी जा रही है उन सबको क्या करना, मॉनिटर करना, और सब लोगों को सेवाएं प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। तो एक तरीके से एमपी लोक सेवा केंद्र भी जो है ये काम करती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181, क्वेश्चन आपसे बनेगा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर किससे क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा, या कि हेल्पलाइन नंबर दे देगा ये किससे संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकेगा। इसका गठन कब किया गया था, जुलाई 2014, जुलाई 2014 में। अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर किससे संबंधित रहेगा, देखो भाई इसमें बिल्कुल सिंपल है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर किससे संबंधित हो, अगर किसी व्यक्ति को, कोई नागरिक है भाई, अगर उसे किसी प्रकार की शिकायत हो, अगर आपको शिकायत होगी तभी तो आप हेल्पलाइन नंबर में करोगे, या कि आपको कोई सुविधा प्राप्त करना है। तो इसका काम दो है, एक तो शिकायत, जो भी शिकायत है उस शिकायत को दर्ज कराने के लिए, और साथ में क्या करने के लिए, सुविधा प्राप्त करने के लिए, सर्विसेज प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर का यूज करोगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सीएम डैशबोर्ड, अब ये सीएम डैशबोर्ड क्या है, सीएम डैशबोर्ड का गठन किया गया था 2017 पहला। दूसरा, अब देखो डैशबोर्ड का गठन किस लिए किया जाता है, ताकि वहाँ पे सारी सर्विसेज को, जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, जो पीडीएस स्कीम चलाई जा रही, जो अलग अलग गवर्नमेंट के काम है, उन सब चीज़ों को क्या कर दिया जाए, एक ही जगह एकत्र करके रख दिया जाए, पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए, ताकि लोगों की पहुँच वहाँ तक आसानी से हो सके। तो सीएम डैशबोर्ड का काम क्या है, यही काम है, ठीक, जो मैंने आपको बताया कि मतलब जो इसकी योजनाएं हैं प्रगति को ट्रैक कर सके, मतलब जितनी भी बुनियादी योजनाएं हो रही हैं, बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम हो रहा है, उन सब की प्रगति को क्या करना, ट्रैक करना कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल, इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल, अब आत्मनिर्भर से आपको मालूम ही है कि हम किसी और दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, ना ही फूड के मामले में, ना ही एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के मामले में। तो इसको लेकर के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल का गठन किया गया है। सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उनको देखने के लिए। इसके अलावा एमपी ई गवर्नेंस, जेल विभागों में सुधार। अब देखो जेल विभागों में सुधार करने के लिए क्या किया है, सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया, एक जो है ई विवेचन, एक ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लेकर के आए गए हैं, ई विवेचन। अब ई विवेचन किससे संबंधित है, देखो ई विवेचन इससे संबंधित है कि एक तरीके से जो रिसर्च होती है, जो पुलिस की रिसर्च होती है, वो आने वाले टाइम में ना वो अधिकांश समय रह नहीं पाती है, तो जो भी एक्सपर्ट है वो पुलिस रिसर्च का दोबारा यूज कर सके। तो जो भी रिसर्च रहेगी वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, ई विवेचन में आ जाएगी, ताकि आने वाले टाइम में भी एक्सपर्ट्स उन जो रिसर्च है उसको एक्सेस कर सके। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ई विवेचन एक ऐप
लॉन्च किया गया है। किसके माध्यम से? इसी के माध्यम से। ये आपके जेल विभागों में सुधार के लिए एक तरीके से आपका ई विवेचन ऐप। और इसके अलावा ई FIR का यूज किया ही गया, बिकॉज हमें मालूम है कि FIR की कंडीशन कैसी हो जाती, कागज में जैसे पहले फाइलों में किया जाता था, और बिकॉज ऑफ उन्हें प्रोटेक्ट करना अपने में एक कठिन काम रहता रहा। और ये भी रहता रहा कि जब आपको जरूरत पड़ती थी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की या कि आपको पहचान की, तो आपको वो रजिस्टर मिलता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या कर दिए गए, एक ई FIR भी लेकर के आए गए। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 चीज़ की गई जेल क्षेत्रों में सुधार के लिए या कि पुलिस रिफॉर्म में। तो पहला तो काम किया क्या, ई विवेचन ऐप का गठन करना, ई FIR का गठन करना, 2 चीज़ों का किया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा एक और स्कीम लाई गई, सरकार के द्वारा एक और चीज की गई है, स्वान। सरकार के द्वारा एक चीज लेकर के आई गई है, स्वान। स्वान क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है? स्टेट के अंदर जितना भी चीज है, जैसे स्टेट को डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक से कनेक्ट करना, और ये तीनों को कनेक्ट कर देना ताकि सरकार जो अपनी स्कीम्स है उसको और अच्छी तरीके से लागू कर सके। इसके लिए सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम लाई गई है? स्वान। तो याद रखना है कि स्वान के अंतर्गत क्या है, सरकार का उद्देश्य है कि स्टेट को किससे कनेक्ट करना, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट को किससे कनेक्ट करना, ब्लॉक से कनेक्ट करना, और ये तीनों को कनेक्ट करके क्या करना, अच्छी से अच्छी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। और इंटरनेट सर्विस के माध्यम से क्या करेगी सरकार, आगे आने वाले टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया। तो देखिए स्वान जो स्कीम है इसे 2008-9 में पब्लिश किया गया। तो याद रखना है, राज्य, जिला, ब्लॉक को इंटरनेट से जोड़ना उद्देश्य, जैसे मैं अभी बताया आपको कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तीनों को किससे जोड़ना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है। हेडक्वार्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर किससे संबंधित, कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भोपाल में है। तो ये याद रखिएगा। तो ये हो जाता है आपका स्वान से रिलेटेड। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। 2 स्कीम्स के बारे में जान लीजिए। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ऑफ कभी कभार पूछ लेगा पंचलेखा किससे संबंधित है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा पंचलेखा किससे संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस से संबंधित। जो पंचायती राज संस्थान है, जो मध्य प्रदेश की जो पंचायत है, वहां पे ई गवर्नेंस लाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक शासन लाने के लिए किस लिए है, पंचलेखा सरकार के द्वारा एक स्कीम चालू की। कब की गई, 2005 में। तो पंचलेखा किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित। वहीं परख किससे संबंधित है, दूसरा एक आएगा, परख किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करने के लिए। तो जो रूरल एरिया है वहां के लोगों के जीवन स्तर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्कीम लेकर के आई गई है, उसका नाम है परख, और इसका भी साल क्या है, 2005 ही है। तो आपको याद रखना है 2 स्कीम्स, पंचलेखा और परख। पंचलेखा किससे संबंधित, पंचायती राज से, परख किससे संबंधित, आपके ग्रामीण एरिया से संबंधित है ना। हालांकि पंचायती राज और ग्रामीण एरिया, बस ये है कि यहाँ पे जीवन स्तर को सुधारना है और यहाँ पे ई गवर्नेंस लाना है। तो इस तरीके से आपका MP गवर्नेंस का जो मेन टॉपिक था वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो ये वाला जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो MP गवर्नेंस को लेकर के हमने सबसे पहले जो शुरुआत की थी, किसकी की थी, एक वर्ल्ड का हमने एक प्रोस्पेक्टिव रखा था कि भाई वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन इनके द्वारा क्या दी गई है। फिर उसके बाद भारत के बारे में हम देखे थे कि भारत में एक तरीके से गुड गवर्नेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, कि भाई गुड गवर्नेंस की शुरुआत राम राज्य से लेकर के अभी वर्तमान तक हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में एक रिपोर्ट हमने देखा और उससे संबंधित हमने कुछ स्कीम्स देखी जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्कीम्स और वो रिपोर्ट, और उसमें जो अलग अलग खंड में जो बातें कही गई हैं। तो इस तरीके से हमारे ये वाला टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। कहाँ पे है सर?